हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग यूपी टेट सुपर टेट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएसजी के। आपने देखा होगा अगर सिलेबस को, तो सिलेबस में आपने देखा होगा जो सुपर टेट है उसमें 30 मार्क्स का जीएसजी के और करंट अफेयर्स से जो है पूछा जाता है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर यूपी टेट की बात की जाए, तो जो यूपी टेट का जो सेकंड पेपर होता है यानी कि पेपर 2, उसमें आप देखेंगे कि 60 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप लोग लगातार बने रहिए इस सीरीज़ के साथ, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। और आज ये हमारा 7वां वीडियो है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने 6 वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिक कर दिए हैं। तो आज देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये पूछ रहा है कि जो जोधपुर का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, गुरु रामदास जी के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या राव जोधा जी, या फिर 4th ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने तो कोई भी इस तरह का कोई काम किया नहीं था। उन्होंने तो साबरमती आश्रम की स्थापना करवाई थी और नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना उन्होंने कहाँ की थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं वगैरह निकाली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर के किले का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो है अवार्ड से संबंधित है। और पूछ रहा है कि साहित्य में नोबेल अवार्ड, मतलब कि साहित्य में नोबेल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। और आपके पास 4 ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर अमर्त्य सेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्हीं को ही साहित्य में पहला जो नोबेल अवार्ड है वो एज अ इंडियन मिला था। अब देखेंगे अपना हम क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर डैश डैश किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यूनिडो और यूनेस्को, यूनिसेफ, या यूपीयू। तो ये आपने अगर देखा होगा तो यूनिडो तो कुछ है भी नहीं, और यूनिसेफ जो है वो बच्चों से संबंधित एक संस्था है। लेकिन जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है वो नामित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। और अभी आप देखेंगे कि जो 46वां सत्र था इसका, वो भारत देश में ही हुआ था, भारत देश की अध्यक्षता में। और उसमें भारत देश का जो 43वां विश्व विरासत स्थल है वो जोड़ा गया। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मोईदाम। और ये मोईदाम कहाँ है, तो मोईदाम असम का है। और ये किससे रिलेटेड है, तो असम में जो राजा महाराजा थे उनकी जो कब्र है उनको मोईदाम बोला जाता है। तो अभी भारत देश में टोटल 43 विश्व विरासत स्थल हो चुके हैं और 43वां बना है मोईदाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक गेम से संबंधित है। पूछ रहा है कि जो रोवर्स कप है वो किस खेल से रिलेटेड है, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, या फिर बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो फुटबॉल है उससे रिलेटेड है रोवर्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोकगीत या लोक संगीत या लोक नृत्य जिससे भी संबंधित हो। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोक नृत्य से पूछा जा रहा है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो डांडिया नामक लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, पंजाब, या हरियाणा, या गुजरात, या राजस्थान। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान का तो बहुत ही फेमस जो लोक नृत्य है वो है घूमर। और गुजरात का तो वैसे नहीं पता कुछ, वैसे पंजाब का जो है आप देखेंगे पंजाब का है गिद्दा, गिद्दा है पंजाब का। और भांगड़ा भी फेमस है। लेकिन अगर डांडिया की बात की जाए तो जो डांडिया है वो गुजरात की है। तो गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है, वो है डांडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ध्यान रखा करिए कि रॉन्ग पूछ रहा है हमसे या फिर राइट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि कौन सा युग्म गलत है। और ये जो है कह रहे हैं कि अमजद अली खान क्या ये तबला बजाते थे। दूसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक हैं। और तीसरे में बता रहे हैं कि जो हेमा मालिनी जी हैं क्या ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं।
और चौथा में बता रहे हैं शंभू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो गलत है उन्हीं को चुनना है। तो जो ऑप्शन ए है वही गलत है। जो अमजद अली खान है ये सरोद मतलब कि तबला नहीं बजाते हैं, ये मतलब सरोद यंत्र होता है, ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान जी। और ये सारी चीज़ें बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो है वो एक बुक से रिलेटेड है। कह रहा है कि द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, पूजा जंगोई वाला, या फिर रुचिरा गुप्ता, वैसे रुचिरा कंबोज याद आता है मुझे तो हमेशा रुचिरा नाम सुनने पे, तीसरा है प्रियंका मुखर्जी, और चौथा है हमारा रूपा पाई। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा रूपा पाई। जो रूपा पाई जी हैं इनके द्वारा लिखी गई है द पुस्तक मतलब कि पुस्तक द गीता फॉर चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो पूछ रहा है कि जो वॉलीबॉल होता है उसमें एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है दरअसल, ये जो इसको 6 कर लीजिए, और वॉलीबॉल की एक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, इसका आंसर भी यही होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स है उसमें कौन कौन से देश रिलेटेड हैं। तो इसमें तो नाम में ही सब लोग जुड़े हुए हैं। बी से आपको हो जाएगा ब्राज़ील, और आर से हो जाएगा रसिया, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा इंडिया, और सी से हो जाएगा चाइना, जबकि यस से कौन होगा? तो यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये जो है आप बताइए इन सब में कौन इसमें नहीं है? तो आप देखिए कि जो मतलब कि आइसलैंड है उसको मैंने कहीं नहीं बताया, तो यही इसका रॉन्ग सुमेल है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। जो ब्रिक्स है इसमें आपको ब्राज़ील भी मिलेगा, रूस भी मिल जाएगा, चाइना भी मिलेगा, अपना प्यारा इंडिया भी है, और इसके साथ साथ जो साउथ जो है अफ्रीका है ये भी इसमें शामिल है। और आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, या फिर टेनिस। तो आपने देखा होगा कि टेनिस भी बॉल से ही खेली जाती है, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, लेकिन जो बैडमिंटन है उसकी तो वो मतलब कि बॉल से नहीं खेली जाती, इसके लिए तो चिड़िया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। आज हमने 25 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो जो है गेम से रिलेटेड है। उसमें कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में बताना है कि क्या जो है किस गेम से वो वर्ड रिलेटेड है। तो आपको जो बर्डी नामक शब्द है, और ये दरअसल वॉलीबॉल नहीं, दरअसल ये शब्द है बाली। जो वॉली शब्द है ये कहाँ से रिलेटेड है, और जो हिट विकेट है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो हिट विकेट देख करके तो आप लोग तुरंत ही बोल दे होंगे कि क्रिकेट से ही संबंधित है। तो ये जो है ऑप्शन जो हमारा 3 वाला है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? बी से। तो हमें देख लेना चाहिए 3 से बी कौन कौन मिले हुए हैं। 2 ऑप्शन देखिए, तो ए 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए। जो वर्डी नामक शब्द है ये कहाँ से रिलेटेड है? तो जो बर्डी शब्द है ये गोल्फ से रिलेटेड है, और जो हिट विकेट शब्द है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये हमने देख ही लिया। जबकि जो बॉली शब्द है ये टेनिस से रिलेटेड है। तो ए का हो जाएगा सी, और ये देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये हमें खटाक से मिल गया। और हम लोग ये क्वेश्चंस कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं? तो ये जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की प्रैक्टिस सेट बुक आती है वही मैंने ली हुई थी सुपर टेट के लिए, तो उसी से हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस मैंने वहाँ से लिए हैं, एक्सप्लेनेशन जो भी देते हैं वो हम खुद से देते हैं। आगे देखेंगे जो झूलती मीनारें हैं वो मतलब कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद आपको भारत के किस शहर में मिल जाएगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। ये कानपुर नहीं, दरअसल ये कानपुर है, यहाँ कानपुर लिख गया है, जयपुर, या फिर अहमदाबाद, रांची। और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये जो झूलती मीनारों वाली मस्जिद है ये आपको अहमदाबाद में मिल जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कह रहा है? कह रहा है द वर्ल्ड आउटसाइड्स माई विंडो, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, एमिली ब्रोंटे, रस्किन बॉन्ड, आई जेन ऑस्टिन, या फिर हेनरी फील्डिंग। तो जो रस्किन बॉन्ड है इनकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द वर्ल्ड आउटसाइड्स माई विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमूर, कांगो, या फिर लीना।
तो आप वैसे ही इसको अगर लिखना चाहिए था लंबी के बदले अगर ये बड़ी लिखते तो ज़्यादा परफेक्ट होता, लेकिन इन्होंने लंबी लिखा है। तो इन सब में अगर हम देखेंगे तो जो अमेजन है वो सबसे बड़ी है या सबसे लंबी है। लेकिन अगर आपसे कल को पूछ लें कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सॉरी वर्ल्ड की एक सेकेंड, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, अगर कल को आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नाइल या फिर नील नदी। तो ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो बहाव क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम लोग ऑप्शन से ही देखेंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इसी बात का थोड़ा दुख होता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको सही नहीं है बताना है। कह रहे हैं ए में है कि जो मुत्तुस्वामी दीक्षित हैं क्या ये कर्नाटक संगीत से रिलेटेड हैं, या फिर जो परवीन सुल्तान हैं क्या ये गायिका हैं, और एम एस जो गोपाल कृष्णन हैं क्या ये वायलिन वादक हैं, या फिर नंदलाल बोस जो है वो बांसुरी वादक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। मैंने कल बताया था कि जो नंदलाल बोस जी हैं ये बांसुरी नहीं बजाते हैं, ये एक फेमस चित्रकार हैं और इनकी चित्रकारी, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो सब भी मैंने कल बताई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसमें पूछ रहे हैं कि आपको निम्नलिखित में सुमेलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं, एक साइड नदी है और एक साइड बांध है। तो बताना है आपका कावेरी जो नदी है उस पे कौन सा बांध है, और कृष्णा पे नर्मदा और चंबल। तो चलिए मिला लेते हैं। तो आप देखिए जो कावेरी नदी है उस पे बना हुआ जो डैम है वो मेटूर डैम है। कृष्णा पे जो है वो अलमट्टी डैम है या अलमाटी भी इसको कहते हैं। नर्मदा नदी पे आपको सरदार सरोवर डैम मिल जाएगा, और जो चंबल है वो गांधी सागर, चंबल रिवर पे गांधी सागर डैम बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का होगा 2, बी का हो जाएगा 1, और नर्मदा का हो जाएगा डी का मतलब सी का हो जाएगा 4 और डी का होगा 3। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 4 1 3। तो देख लेते हैं कहाँ है 2 4 1 3। 2 4 मुझे लगता है इसमें जो ऑप्शन है वो गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको याद रखिएगा 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो कावेरी नदी है उस पे मेटूर डैम है, कृष्णा नदी पे है अलमट्टी बांध, और जो नर्मदा नदी है उस पे आपको मिलेगा सरदार सरोवर डैम, और चंबल नदी पे आपको गांधी सागर डैम मिल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं इसमें सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, उर्दू, बांग्ला या फिर तेलुगु या तमिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बांग्ला। ये बांग्ला है, बंगला नहीं। तो जो बांग्ला लैंग्वेज है वो सेकंड पोजीशन पे है बोलने के मामले में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो हिंदी ही बोलती है, लेकिन हिंदी के बाद अगर कोई जनसंख्या मतलब कि कोई भाषा बोली जाती है अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तो वो है बांग्ला। आगे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ आप देखिए फिर से बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि इट्स नॉट अबाउट यू, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन के रूप में आपको मिल रहा है इनविजिबल पीपल, और जो तीसरा ऑप्शन है वो कौन सा है, तो तीसरा ऑप्शन है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और चौथी जो बुक है डेमोक्रेट्स एंड डिस सेंटर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, बड़ी फेमस पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और ये जो है किसकी है, तो शशि थरूर जी की है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिवर से रिलेटेड है और पूछ रहे हैं जो येलो रिवर है यानी कि पीली नदी ये किस देश से गुजरती है, रूस, चीन, यूएस या ऑस्ट्रेलिया। तो सभी को पता होगा वांगो हो गई और मिसिसिपी हो गई, सॉरी मिसिसिपी तो मिसिसिपी मिसौरी नहीं, वांगो हो गई और यांग टीसी क्यांग हो गई, और साथ में ये देखिए येलो रिवर, ये सब कहाँ की नदियाँ हैं, तो ये सब चाइना की हैं। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये जो है आइए देखिए संविधान से बन गया है यानी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पॉलिटी में दिक्कत होती है तो हम अपने इसी चैनल पे लूसेंट पॉलिटी जो है कवर करा रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी उससे, आप उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन जो है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौमिक देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये क्वेश्चन वैसे सबको पता होगा, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएस या भारत। तो जो अपने भारत देश का संविधान है वही सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो भी पॉलिटी से ही रिलेटेड है कि राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है यानी कि एनसीपी, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए जो एनसीपी है इसकी स्थापना कब हुई, 1949, 1999, 1972 या 1997। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में जो काकतीय वंश है उसकी किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया। तो इस पे तो मूवी भी बन चुकी है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन जो है सीटेड भी पूछ चुका है। रुद्रमा देवी, अहिल्या देवी, भागवती या फिर भानुमति। तो वैसे तो सबको पता होगा कि जो रानी रुद्रमा देवी जी हैं उन्होंने ही इस पे शासन किया था। और जो अभी जो है 7 फरवरी को यूपीआरओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब वो कौन सी शासिका रही हैं जो काकतीय वंश से रिलेटेड थी। तो आप याद रखिएगा कि उनका नाम है रुद्रमा देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको बताना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अकबर, हुमायूं, अशोक या फिर नरसिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था ये सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं ऋण देने के लिए, भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके को, या फिर विदेशी कंपनियों या वित्तीय आपात स्थिति जो है उसमें राज्य सरकार को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबका है उसको वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा प्राथमिकता दी जाती है लोन देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अपने लूसेंट ज्योग्राफी में कवर करवाया है बहुत डिटेल में। अब बताइए कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है। इसमें इंग्लिश में है एपेलियन या फिर एंटीपोड या पेरीहेलियन या एल्डिएट। तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो जो है उपसौर और दूसरी अपसौर। चलिए बता देते हैं इसको एक बार फिर से। नहीं, दरअसल सपोज दैट कि ये हमारा सपोज दैट ये हमारे सूर्य भगवान हैं, ये हमारे सूर्य भगवान हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी। तो सपोज दैट यहाँ पे वो सबसे नज़दीक है और यहाँ आप देखिए कि ये जो पोजीशन है ये सबसे दूर है। तो जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होगी तो हम उस घटना को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर की घटना कहते हैं। और जो उपसौर की घटना है ये कब होती है, तो उपसौर की घटना आपको देखने को मिलेगी 3 जनवरी को, और जो अपसौर की घटना है ये आपको कब देखने को मिलेगी, तो ये 4 जुलाई को देखने को मिलती है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, जब से अधिक दूरी पर जब होती है तब क्या होगा, तो जब सबसे अधिक दूरी पर होगी उस टाइम पे जो स्थिति होगी वो अपसौर होगी। और अपसौर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में एफेलियन कहा जाता है, यानी एपहेलियन भी कहते हैं या एफेलियन। आप जो भी याद रखें, अगर आपको हिंदी में याद रहता है तो हिंदी में ही याद रखिए। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इंग्लिश शब्द को देवनागरी लिपि में लिख दिया गया है, तो अगर आप दोनों वर्ड यूज़ करते रहेंगे तो आपको ईजी रहेगा। वरना एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर टेंशन हो जाएगी। तो ये जो है, और हाँ 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है इसे पेरीहेलियन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एफेलियन, यानी कि अपसौर की घटना कहलाती है। तो ये रहे आज के अपने क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, पूरी वीडियो देखा करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें। 1-2 मिनट की जो वीडियो देख के छोड़ देते हैं ना, उससे बड़ा नुकसान होता है और बुरा भी लगता है। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट में छोड़ के मत जाया करिए, उससे गंदा लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।